हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, राइट? और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जीएस के हर एक सेक्शन के टॉप एमसीक्यूज। हर एक सेक्शन के हर चैप्टर को हम इसमें कवर कर रहे हैं पूरी सीक्वेंस में, राइट? जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी ये खुद मैं लेकर आ रहा हूं, और उसी सीक्वेंस में आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैबिनेट मिशन प्लान, राइट? ये ऑलमोस्ट ये हमारा जो है वो लास्ट फेज चल रहा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, राइट? मतलब कुछ ही चैप्टर्स इसमें रह गए हैं और उसके बाद हमको इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, राइट? तो ये फिनिशिंग टच एक तरीके से हम दे रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को। आप चाहें तो इसी चैनल पे आप जो इसके बाकी के सारे वीडियोस हैं आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। आप एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपका ये पूरे सेक्शन पे आपकी एक मजबूत पकड़ बन जाएगी। एट लीस्ट दिस मच आई कैन प्रॉमिस यू, ओके? और इसी पॉजिटिव नोट के साथ चलिए शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान, राइट? तो इसमें कैबिनेट मिशन प्लान के क्वेश्चंस होंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होंगे, ओके? तो शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये मेरे बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, ओके? देन फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन। Who among the following called सुभाष चंद्र बोस as देश नायक? किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, राइट? यहां पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं: महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, राइट? देश नायक और लीडर ऑफ नेशन और हीरो ऑफ नेशन यू कैन से, राइट? तो इन्होंने कहा था देश नायक, ओके? और महात्मा गांधी ने भी सुभाष चंद्र बोस को एक टाइटल दी थी। टाइटल क्या दी थी इन्होंने? सुभाष चंद्र बोस को क्या बोला था? बाय चांस वो भी एग्जाम में अगर आ जाए, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बोला था पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, राइट? अगर बाय चांस ये पूछा जाए कि किसने सुभाष चंद्र बोस को ये कहा था, ये भी बहुत फेमस है, पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, ये इनको बोला था महात्मा गांधी ने, राइट? और अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता होगा तो आप इसमें गेस करके आपको इस क्वेश्चन को सही करना मुश्किल है, क्योंकि अक्सर हम महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की जब बात करते हैं तो हम त्रिपुरी क्राइसिस की बात करते हैं, जिसमें महात्मा गांधी के अगेंस्ट, इनफैक्ट डायरेक्ट महात्मा गांधी के अगेंस्ट नहीं, बट उनके सपोर्टेड कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने डिफीट कर दिया था। और हम इन दोनों लोगों के बीच में जो एक मन मुटाव था, जो एक डिस्प्यूट था, हम उसकी बात करते हैं, राइट? तो आप गेस कर सकते हैं कि ये महात्मा गांधी ने तो ऐसा बोला नहीं होगा, राइट? इनफैक्ट उन्होंने ही बोला था पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स। और महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किसने बोला था सबसे पहली बार? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, राइट? तो ये भी मैंने आपको बता दिया। बाकी यहां जो इस क्वेश्चन का आंसर है, देश नायक उनको किसने कहा था, तो वो कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ओके? मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who gave the slogan जय हिंद? जय हिंद का स्लोगन किसने दिया था? शायद ही कोई इंडिया में पैदा होने वाला ऐसा होगा जिसने जय हिंद का स्लोगन न सुना हो, राइट? हर 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लाल किले से जब वो अपना स्पीच खत्म करते हैं तो यही स्लोगन बोलते हैं, राइट? एंड दिस स्लोगन इज अ काइंड ऑफ
इट इज नाउ यूज्ड एज अ वे ऑफ ग्रीटिंग इन इंडियन आर्मी, राइट। आर्मी के दो लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को जय हिंद ही बोलते हैं, राइट। तो ये नेशनल स्लोगन का इसको स्टेटस मिला हुआ है, जय हिंद। ये स्लोगन किसने दिया था? ये स्लोगन दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, राइट। ही गेव दिस स्लोगन जय हिंद। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Subhash Chandra Bose renamed Nicobar Island as स्वराज आइलैंड, शहीद आइलैंड, बलिदान आइलैंड, नयोदय आइलैंड। ओके, स्वराज आइलैंड, स्वराज आइलैंड ये नाम दिया था निकोबार आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस ने। इनफैक्ट जब इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो आगे मूव कर रही थी, राइट, तो आईएनए ने अंडमान निकोबार उसको जो है वो कैप्चर कर लिया था, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना झंडा फहराया और अंडमान और निकोबार को क्या नाम दिया? शहीद आइलैंड एंड स्वराज आइलैंड, राइट। तो अंडमान को शहीद आइलैंड और निकोबार को स्वराज आइलैंड। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए केवल एक पूछा है, निकोबार को क्या, तो शहीद और स्वराज में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिया कि शहीद आइलैंड अंडमान को और स्वराज आइलैंड निकोबार को। ओके, तो ये आपको याद रखना है, शहीद एंड स्वराज आइलैंड to Andaman and Nicobar. Okay, so here A will be the right answer. Moving to the next question. Who among the following had headed the group of advocate to argue the case on behalf of the Indian National Army in 1945 in the Red Fort trial? ओके, ये पूछ रहा है जो इंडियन नेशनल आर्मी पे लाल किले में मुकदमा हुआ था, ओके, उसमें उनके बिहाफ पे जो एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स थे उनको डिफेंड करने के लिए उसमें जो चीफ डिफेंस एडवोकेट था वो कौन था, राइट। कौन इंडियन नेशनल आर्मी को डिफेंड कर रहा था इन रेड फोर्ट ट्रायल, कौन था? तो देखो उसमें बहुत लोग थे, ओके, बट चीफ डिफेंस एडवोकेट किसे माना जाता है? वो माना जाता है भूला भाई देसाई को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी यहां पे जो बाकी के तीन ऑप्शन हैं, कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों लोग भी उसमें थे, राइट। इनके अलावा उसमें एक और प्रोमिनेंट नेम है आसफ अली, राइट। आसफ अली भी उसमें शामिल थे, ये सारे ही लोग थे, ओके। बट हु वाज हेडेड द ग्रुप ऑफ एडवोकेट, तो इन सबको हेड कौन कर रहा था? Who was the chief defense advocate? Chief defense advocate was भूला भाई देसाई, राइट। तो मेन नाम इनका आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन नहीं था, राइट। तो यहां जितने नाम लिखे हुए हैं ये सब थे, तो सबका नाम आपको पता होना चाहिए, ओके। कैलाश नाथ काटजू भी थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, और एक आसफ अली, ये जो मैंने आपको बताया, ये सारे ही लोग इसमें शामिल थे, ओके, ये सब थे। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following had not advocated इन आईएनए रेड फोर्ट ट्रायल इन 1945? वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपसे बता रहा था कि कभी कभी ये भी पूछता है कि इनमें से कौन शामिल नहीं था, राइट। तो ये वैसा ही एक क्वेश्चन है, कौन इनमें से नहीं था। तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, भूला भाई देसाई, ये तो मेन, मतलब ही वॉज द चीफ डिफेंस एडवोकेट, तो मेन तो यही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, और ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? नेहरू का नाम तो आपको वैसे नहीं भूलेगा, क्योंकि माना जाता है कि इस केस में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगभग 30 सालों के बाद उन्होंने काला कोट पहना, मतलब बेसिकली तो वो एक लॉयर ही थे, राइट। इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई करके आए थे, बट उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय प्रैक्टिस छोड़ दी थी, राइट। और तब प्रैक्टिस छोड़ी थी, और उसके बाद अब जाके उन्होंने पहली बार और अंतिम बार उन्होंने काला कोट पहना टू डिफेंड द
फ्रीडम फाइटर्स ऑफ आजाद हिंद फौज, राइट। सो इस केस में तो पंडित नेहरू भी थे, कैलाश नाथ काटजू भी थे, इनका भी नाम। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, ओके, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। हालांकि वल्लभ भाई पटेल भी एक लॉयर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक लॉयर थे, वो देश के एक लीडिंग लॉयर रह चुके थे, लेकिन इस केस में वो नहीं थे, ओके। तो आपको ये याद होना चाहिए, मतलब जितने नाम यहां पे मैंने मेंशन किए इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वो सारे नाम आप याद कर लो, बाकी उससे बाहर जो है वो नहीं था, ओके। सो एज सिंपल एज दैट। तो यहां सरदार वल्लभ भाई, सो हियर सी विल बी द राइट आंसर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस आईएनए ट्रायल टुक प्लेस इन, आईएनए ट्रायल कहां हुआ था? अच्छा, टुक प्लेस इन रेड फोर्ट, ये तो लिखे दिया है, टुक प्लेस इन रेड फोर्ट दिल्ली इन, किस ईयर में हुआ था? टुक प्लेस इन रेड फोर्ट दिल्ली इन 1945, ओके, 1945 में हुआ था, ओके। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल। कब हुआ था रेड फोर्ट ट्रायल? रेड फोर्ट ट्रायल से आप जब भी, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है आईएनए ट्रायल और रेड फोर्ट ट्रायल, कभी कभी रेड फोर्ट ट्रायल, तो रेड फोर्ट ट्रायल भी जब लिखा जाए तो आप समझ जाना कि इसी की बात हो रही है। जो आजाद हिंद फौज के जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर जो केस चला था, जो मुकदमा चला था, उसे ही बोला जाता है रेड फोर्ट ट्रायल, यानी लाल किले का मुकदमा, ओके। तो ये टर्म आए तो आप समझ जाना कि इसी इवेंट की बात हो रही है, और वो कब हुआ था? 1945 में, ओके। So here A will be the right answer. Moving to the next question. The trial of the officers of the INA was held in the trial of the officers of the INA was held in, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके इसे, अभी रेड फोर्ट में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, ठीक है। मतलब देखो, मैं केवल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कब हुआ था ये पूछ सकता है। अब बाकी सब में तो सीधे रेड फोर्ट का नाम लिख दे रहा है, बट यहां पे उन्हें यही पूछना है कि कहां पे हुआ था, तो फिर ये नाम मेंशन नहीं किया, और यहां पे 4 ऑप्शन दे दिए हैं, रेड फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट, आमेर फोर्ट, आगरा फोर्ट। तो मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कहां पे हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए रेड फोर्ट में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। कौन उसमें मेन डिफेंस एडवोकेट था, तो वो भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि मेन एडवोकेट का कौन था, हु वाज द लीडर ऑफ द टीम ऑफ द एडवोकेट, और बाकी लोग कौन थे, उनको सपोर्ट कौन कौन लोग कर रहे थे, वो भी हमने देखा, राइट। एक क्वेश्चन इससे और बनता है, मे भी आगे वो आए, कि किनके किनके ऊपर ये मुकदमा चला था, राइट। मतलब मेन वो कल्प्रिट कौन थे जिनके ऊपर ये मुकदमा चल रहा था। कल्प्रिट मतलब इन द आईज ऑफ द ब्रिटिशर्स, हमारे लिए तो हमारे नेशनल हीरो हैं, राइट। तो कौन से वो लोग थे जिनके ऊपर ये मुकदमा चला था। सो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, मे भी आगे वो आए तो उसको देखेंगे। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यहां पे देखो नाम लिख दिया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरुबख्श सिंह ढिल्लन आर रिमेंबर्ड एज, यही 3 वो ऑफिसर्स थे आईएनए के, आजाद हिंद फौज के, जिनके ऊपर मेनली ये केस चला था, राइट। वैसे तो हजारों की फौज ने सरेंडर किया था अंग्रेजों के सामने, राइट। आईएनए के हजारों सैनिक थे, बट मेन ऑफिसर्स यही थे, राइट। और माना जाता है कि इनको फांसी दे दी गई थी, और उसके बाद भी इनको फ्री करना पड़ा, इन्हें छोड़ना पड़ा अंडर द पब्लिक प्रेशर, क्योंकि ये 1945 का इंडिया है, तो अब लोगों का सेंटिमेंट बदल चुका था, और अंग्रेजों को क्या लगा कि कोई बहुत बड़ा राइट हो सकता है, कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है अगर इनको फांसी दे दी गई कि जिसको हम संभाल ही ना पाए, हैंडल ही नहीं कर पाए, राइट। तो फांसी देने के बाद भी इनको फ्री करना पड़ा, राइट। सो ये जो
लाल किले का मुकदमा है ये हिस्टोरिकल माना जाता है इस सेंस में। ओके, और ये तीन ही मेन ऑफिसर थे, तो इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। हालांकि यहां तो इनका नाम दे दिया है और ये पूछा है कि इनको किस लिए याद किया जाता है। लीडर ऑफ द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट तो कब हुआ था? 1905 में ही हुआ था, राइट। मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946, नो। मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो लास्ट वाला ही सही होगा। ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। ओके, सो हियर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the political guru of सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिकल गुरु किसे माना जाता है? सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिकल गुरु मानते हैं CR दास को, राइट। गोपाल कृष्ण गोखले को किसका पॉलिटिकल गुरु माना जाता है? इनको माना जाता है पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी का, राइट। सो CR दास इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ये है पॉलिटिकल गुरु सुभाष चंद्र बोस के। इसे मैं पहले भी कई वीडियोस में ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, राइट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मैंने वैसे भी आपको बताया होगा। सो हियर बी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कैबिनेट मिशन। The cabinet mission of 1946 was led by, कैबिनेट मिशन जो था 1946 का, उसको कौन लीड कर रहा था? राइट, चार ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं। सर पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, सर जॉन साइमन। अब इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, ये जो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ये जो कैबिनेट मिशन था जो 1946 में आया था, इट वाज अ 3 मेंबर मिशन, राइट। इसमें 3 मेंबर थे। कौन कौन? तो इसमें एक मेंबर तो यही थे, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पैट्रिक लॉरेंस। दूसरे मेंबर थे स्टेफर्ड क्रिप्स। एक क्रिप्स मिशन भी आया था 1942 में अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टेफर्ड क्रिप्स, राइट। वो 1942 में आया था और वो 1 मेंबर मिशन है। और जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसमें 3 मेंबर्स थे, तो स्टेफर्ड क्रिप्स उसमें भी थे। ही वाज वन ऑफ द 3 मेंबर, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 1942 में भी आए थे, इन्हीं के नाम से क्रिप्स मिशन उसे बोला जाता है। और 1946 के कैबिनेट मिशन में भी ही वाज वन ऑफ द मेंबर, राइट। सो स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर, राइट। तो 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन में, राइट। और इसे कैबिनेट मिशन नाम क्यों दिया गया? बिकॉज ऑल दीज 3 मेंबर्स was the cabinet ministers in the cabinet of the then prime minister of Britain Clement Attlee, right? तो ये एटली कैबिनेट में ये तीनों लोग मिनिस्टर्स थे। तो एक हाई प्रोफाइल मिशन था जिसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, तो इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन नाम दिया गया, राइट। और यहां पे पूछ ये रहा है कि कौन इस मिशन को लीड कर रहा था, मतलब हु वाज द लीडर ऑफ दिस मिशन इन तीनों लोगों में, तो उसका आंसर होगा सर पैट्रिक लॉरेंस। ओके, ए पैट्रिक लॉरेंस। अब मैंने क्यों बोला कि इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आपको यह पता है कि कैबिनेट मिशन में कौन से 3 मेंबर्स आए थे, तो इसमें तो इसे इतना सिंपल बनाया है कि ये तीनों लोग तो कैबिनेट मिशन में थे ही नहीं। लॉर्ड लिनलिथगो एंड लॉर्ड वेवेल वर द वाइसरॉयज ऑफ इंडिया, ये इंडिया के वाइसरॉय रह चुके थे। जॉन साइमन 1927 में आए थे, साइमन कमीशन के चेयरमैन थे, राइट। तो इस मिशन के एक ही मेंबर का नाम है, तो ऑब्वियसली आंसर वही होगा। तो आपको अलग से फैक्ट नहीं भी पता है कि कौन लीड कर रहा था, बस ये पता है कि कौन कौन आया था, तो भी आप इतने आसान क्वेश्चन का आंसर तो फिर भी गलत नहीं होगा, राइट। तो ये है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, इनमें से कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन नहीं था? पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्लिप्स भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे। अभी इसको मैंने डिटेल में आपसे डिस्कस किया। लॉर्ड वेवेल नहीं थे, ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो ये नहीं थे। ठीक है, बाकी ए सी और डी, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें तो यही बताना है ना कि कौन नहीं था, तो यहां हियर बी विल बी दी राइट आंसर, यहां बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल नहीं थे। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was not a member of the cabinet mission? अगेन सेम नेचर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था? तीन नाम आपको केवल याद रखने हैं और वो याद करने ही करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो वो तीन नाम आपको याद रखना है कि कौन कौन कैबिनेट मिशन में आया था, और वो तीन के बाद जो भी है वो नहीं था। ठीक है, सिंपली। तो अगर इतनी सी मेहनत से आपका एक क्वेश्चन हो जाए तो फिर इससे आसान क्या ही हो सकता है, राइट? पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, कौन नहीं था? जॉन साइमन, राइट? सर जॉन साइमन नहीं थे। सो हियर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, it made its proposals in May. It still wanted a united India. There was to be the federal union composed of British provinces. Okay, the above quotation is related to. Okay, ठीक है। ये जो कुछ सेंटेंसेस यहां पे दिए हुए हैं, एक कोट यहां पे दिया हुआ है अंडर इन्वर्टेड कॉमा, ये एक इंफॉर्मेशन है, राइट? और ये पूछ रहा है कि ये इंफॉर्मेशन इनमें से किसके ऊपर ये सूट करती है, किससे मैच कर रही है, किससे रिलेटेड है, राइट? इट मेड इट्स प्रपोजल इन मे, इट स्टिल वांटेड अ यूनाइटेड इंडिया, देयर वाज टू बी द फेडरल यूनियन कंपोज्ड ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस। इसको एक एक करके ब्रेक करके देखते हैं। इट मेड इट्स प्रपोजल इन मे, सॉरी। अब देखो, साइमन कमीशन ये 1927, मैं आपको सीधे बता देता हूं, मई 1946 में किसने अपना प्रपोजल दिया था? कैबिनेट मिशन ने, राइट? कैबिनेट मिशन। तो पहला हो गया, इट स्टिल वांटेड अ यूनाइटेड इंडिया। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये आपको वैसे भी याद रखना है। देखो, इससे पहले जितने भी मिशंस आए थे, राइट, या फिर चाहे वो शिमला कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो वेवेल प्लान रहा हो, लॉर्ड लिथगो का ऑफर रहा हो, हर प्लान में, हर मीटिंग में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डिवाइड एंड रूल का कार्ड खेल रही थी, राइट? वो मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो कर रही थी। मतलब हर मीटिंग में वो ये बोल देते थे कि टू अपीज द मुस्लिम्स, टू अपीज द माइनॉरिटीज, व्हाट दे प्रपोज कि माइनॉरिटीज की बात अलग से सुनी जाएगी कि वो इंडियन यूनियन में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, हम उनकी भी बात सुनेंगे, राइट? तो इस तरीके से लगातार वो डिवाइड एंड रूल का कार्ड खेल रहे थे, राइट? बट कैबिनेट मिशन इस मायने में जो है वो डिफरेंट है। इस मायने में वो डिफरेंट माना जाता है क्योंकि पहली बार इसने एक सेपरेट नेशन के प्रपोजल को सिरे से खारिज कर दिया था, राइट? 1946 में। ये आपको याद रखना है। इट मेड दिस मिशन डिस्टिंग्विश्ड, इट मेड द रिपोर्ट ऑफ दिस मिशन डिस्टिंग्विश्ड। ये एक विशेष बात थी। वैसे तो पूरा कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इन्होंने ही जो फॉर्मूला दिया उसी के बेसिस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने एक सेपरेट स्टेट या टू नेशन थ्योरी या जो सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान उसको रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने क्या बोला कि वी डू नॉट अलाउ माइनॉरिटी कम्युनिटी टू वीटो ऑन द विशेस ऑफ और द विल ऑफ मेजॉरिटी, राइट? तो ये है इस मामले में भी। तो ये सेकंड भी लागू होता है इसके ऊपर। और क्या है
देयर वॉज टू बी द फेडरल यूनियन कॉम्पोज्ड ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस। ये प्रपोजल भी कैबिनेट मिशन ने दिया था, राइट। सो इट द एबव कोटेशन इज रिलेटेड टू कैबिनेट मिशन, राइट। अगर थोड़ा भी आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ओके, मतलब इनमें से यहां पे 3 बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, तो इनमें से कोई ना कोई एक भी लिंक हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not correct about the cabinet mission plan? कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? नॉट करेक्ट। अच्छा, ये उसके रिकमेंडेशन के बारे में है। प्रोविंशियल ग्रुपिंग, एंटरिम कैबिनेट ऑफ इंडियंस, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन फार्मिंग राइट, यहां फ्रेमिंग होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग राइट्स। ओके, अभी हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया, इनमें से क्या एक सही नहीं है? प्रोविंशियल ग्रुपिंग की भी बात की गई थी, राइट। प्रोविंशियल ग्रुपिंग मतलब क्या कि प्रोविंसेस को डिवाइड किया जाएगा और उससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स आएंगे, राइट। तो वो कैसे कैसे किया जाएगा वो सारी बात इसमें की गई थी। एंटरिम कैबिनेट ऑफ इंडिया, इसकी भी बात की गई थी। इसके रिकमेंडेशन पे ही 1946 में अंडर जवाहरलाल नेहरू, अंडर दी वाइस प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, एक इंडिया की एंटरिम कैबिनेट बनी थी, राइट, जिसमें सारे ही इंडियंस थे, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट क्यों बोला गया जवाहरलाल नेहरू को? क्योंकि प्रेसिडेंट माना गया वायसराय को, तब तक अभी वायसराय था, राइट, बट वो केवल नाम के थे और जो गवर्नमेंट है उसको चलाने की जिम्मेदारी इंडियंस को दे दी गई थी। तो जो कैबिनेट मिशन यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद से और इंडिपेंडेंस मिलने तक जो या यू कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद से और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, जो पहली चुनी हुई सरकार गवर्नमेंट जो बनी थी इन 1951-52, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से लेके पहले जनरल इलेक्शन के रिजल्ट तक, यानी फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट के बनने तक जो गवर्नमेंट है उसे बोला जाता है एंटरिम गवर्नमेंट, राइट, अंडर दी वाइस प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ओके, उसके बाद 1947 में इंडिया को आजादी मिल गई तो वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रह गए, तो उसके बाद तो उनको प्रेसिडेंट मान लिया गया। ओके, तो यहां पे एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, राइट, ये है नॉट करेक्ट। इसमें क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को इसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया था। मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि इसमें 2 नेशन थ्योरी की बात को नहीं माना गया था, मतलब इंडिया का डिवीजन होगा, इस बात को कैबिनेट मिशन में खारिज किया गया था। इससे पहले तो उन्होंने यही कार्ड खेला था हर बार, राइट, बट यहां तक आते आते बहुत देर हो चुकी थी, तो अब इन्होंने खारिज कर भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है। उसके बाद तो फिर मतलब इट वॉज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इससे हम रिटर्न नहीं हो सकते थे, तो फाइनली हमें डिवीजन की तरफ ही आगे बढ़ना पड़ा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was the president of Indian National Congress during the visit of cabinet mission plan? कौन प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया? इनफैक्ट कैबिनेट मिशन प्लान से बातचीत करने के लिए भी उनको नॉमिनेट किया गया था, जवाहरलाल नेहरू को। और किसको? कौन प्रेसिडेंट था? 4 ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और सरोजिनी नायडू। हियर राइट आंसर विल बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ओके, सी विल बी द राइट आंसर। जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया तो उस समय मौलाना आजाद ही प्रेसिडेंट थे। आपको एक और बात बता दे, 1940 से लेकर के और 46 तक लगातार मौलाना आजाद प्रेसिडेंट थे, राइट। तो इस बीच में जितने भी इवेंट हुए, अगर आपसे ये पूछे इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये इवेंट हुआ तो कौन प्रेसिडेंट था, ये मतलब इसके बीच में जो भी घटनाएं हुई तो प्रेसिडेंट चेंज ही नहीं हुआ, राइट। तो इसके बीच में लगातार मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट बने रहे, राइट। तो बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहने का रिकॉर्ड मौलाना आजाद के नाम है। यही नहीं, सबसे यंगेस्ट एज में प्रेसिडेंट बनने का रिकॉर्ड भी मौलाना आजाद के नाम है। सबसे कम एज में मौलाना आजाद ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, राइट, इन द एज ऑफ
आई थिंक जस्ट 36, राइट। एंड सेकंड यंगेस्ट, अभी आज ही हमने सुभाष चंद्र बोस की भी बात की शुरुआत में, तो सेकंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन था? सुभाष चंद्र बोस, वो 37 की एज में प्रेसिडेंट बने, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। तो ये हमारा आज का सेशन था और ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दिस क्वेश्चंस आर ट्राइड एंड टेस्टेड। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, राइट। क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन जब एग्जाम में गलत हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि मतलब एक बार देख लिया होता तो काम हो गया होता, राइट। एज यू ऑल नो, एक एक क्वेश्चन के लिए कितना कट थ्रोट कंपटीशन होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए और होंगे भी नहीं, हम एश्योर करेंगे इस बात को। तो आप लगातार इन वीडियोस को फॉलो करिए, इसमें लगातार हम आपको एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। दिस क्वेश्चंस आर ट्राइड एंड टेस्टेड। ये सारे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं एग्जाम में, ठीक है, और हमेशा इनके आने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप पूरे सीक्वेंस में इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका पूरा सिलेबस ही प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। क्योंकि हम केवल क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करवाते हैं, हम पूरे डिटेल में उस टॉपिक को डिस्कस भी कर लेते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मॉडर्न इंडिया को एक तरीके से फिनिशिंग टच दे रहे हैं, ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला है। तो इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।